अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तवाना पाकिस्तान शायगान के साथ मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर आमिर महमूद। नाज़रीन, ख़वातीन किसी भी मुल्क का सरमाया होती हैं और अगर हम दुनिया के तमाम मज़ाहिब पर नज़र डालें तो जितनी तौक़ीर, जितना मकाम, जितना मर्तबा हमारे दीन इस्लाम ने ख़ातून को दिया है वो शायद ही किसी दूसरे मज़हब ने दिया हो। हमारी छोटी छोटी बच्चियाँ जब पैदा होती हैं उसके बाद फिर वो लड़कपन में जाती हैं, उसके बाद शादी हो जाती है, फिर शादी के बाद ज़चगी के मसाइल और उसके बाद फिर बुज़ुर्ग ख़वातीन जो हैं, अगर आप देखें तो पूरी ज़िंदगी में पैदा होने से लेकर मरते दम तक जो सेहत के मसाइल या चैलेंजेस आप कह लें उनका सामना ख़वातीन को होता है। मर्दों को शायद उतने चैलेंजेस से नहीं गुज़रना पड़ता। इसी मुनासबत से नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम का जो टॉपिक है वो है ख़वातीन की अमूमी और दौरान ज़चगी सेहत। और आज हमारे साथ जो एक्सपर्ट शामिल गुफ्तगू हैं वो हैं डॉक्टर मोना कंवल, हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट हैं, सरबराह हैं शोबा अमराज़े निस्वां व ज़च्चा व बच्चा, जिसे हम गायनिकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स कहते हैं, कैंटोनमेंट जनरल हॉस्पिटल से। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहिबा। सबसे पहले तो जिस तरह प्रोग्राम के इंट्रो में मैंने बताया कि मर्दों की निस्बत ख़वातीन के हेल्थ चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, तो मुख्तसरन हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि वो चैलेंजेस मर्दों में और ख़वातीन में किस तरह डिफरेंट हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो इस तरह से है जी आमिर साहब के जैसे कि आपने बताया कि जो जिस्मानी निज़ाम है ख़वातीन और मर्दों का, ना सिर्फ एक्सटर्नल बैरूनी तौर पे बल्कि इंटरनल भी काफ़ी डिफरेंट होता है। मर्दों में तो 2-3 हार्मोन्स काम कर रहे होते हैं जो कि ज़्यादातर प्यूबर्टी के एज तक ज़्यादा मैक्सिमम उनकी वर्किंग होती है, उसके बाद वो स्टेबलाइज हो जाते हैं, उनमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब सने बुलूगत तक, एग्जैक्टली सने बुलूगत तक उनका ज़्यादा मेन रोल होता है। ख़वातीन का जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ सिस्टम है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है और वो ज़्यादातर कुछ हार्मोन्स उसको बड़ा मैनेज करते हैं, जिसमें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन 2 हार्मोन्स होते हैं जिसे हम कहते हैं, वो मेन रोल प्ले करते हैं उसमें। और वो हार्मोन्स जो हैं वो ड्यूरिंग उसकी जो है मिनार की जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है, वो प्यूबर्टी है, उसके बाद उसकी सारी की सारी रिप्रोडक्टिव एज है जिसमें जो है वो हमल है, बच्चे पैदा होना, और उसके बाद इवन के जब वो एक टाइम आता है जब मेनोपॉज हो जाता है, हार्मोन्स की जो है वो रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, माहवारी रुक जाती है। बिल्कुल माहवारी रुक जाती है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, और ना सिर्फ ये हार्मोन्स औरत के इस रिप्रोडक्टिव स्टेटस को मैनेज करते हैं बल्कि औरतों में फ़ैट डिस्ट्रीब्यूशन, बोन डेंसिटी और कार्डियोवास्कुलर हेल्थ भी जो है वो भी काफ़ी हद तक इन हार्मोन्स पर डिपेंडेंट होती है। जबकि मर्दों में जो है ज़ाहिर है फ़ैट डिस्ट्रीब्यूशन कम है, मसल मास ज़्यादा है, उनका ज़रा डिफरेंट है और ख़वातीन का ज़रा डिफरेंट है। यानी कि सादा अल्फाज में ज़्यादा चैलेंजेस ख़वातीन को क्योंकि उसके बाद मुख्तलिफ मराहिल से गुजरना पड़ता है ना ख़वातीन को। सही है, वो ज़ाहिर है जब पैदा होती है लड़की तो उसके बाद डिफरेंट स्टेजेस। अच्छा, ब्रॉडली डॉक्टर साहिबा हम कैटेगराइज अगर करना चाहें ख़वातीन के प्रॉब्लम्स को, तो वो ब्रॉड कैटेगरीज क्या हो सकती हैं जो चैलेंजेस हैं? किस किस किस्म के चैलेंजेस दरपेश होते हैं ख़वातीन को थ्रू आउट द वर्ल्ड? आई मस्ट से कि जैसे उनको न्यूट्रिशनल चैलेंजेस हैं, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इन्फेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और हार्मोनल जो कि मेन मसला रहता है ख़वातीन का, वो प्रॉब्लम्स और वो चैलेंजेस हो सकते हैं। उसमें इस तरह से है कि हम जैसे न्यूट्रिशनल अगर पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक हम बात करें तो जैसे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। इसके अलावा जो है जो हार्मोनल चेंजेस आ जाती हैं, उसमें मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ आ जाती हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम उनका अप एंड डाउन होता रहता है थ्रू आउट हर रिप्रोडक्टिव एज, जो भी है 12 से 40-45 साल तक की एज में है। और ये सब, इसके अलावा इन्फेक्शंस हैं जो जनरल कैटेगरी में लिकोरिया और इन्फेक्शन, वजाइनल इन्फेक्शंस आ जाती हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस आ जाती हैं जो कि ख़वातीन में थोड़ी ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू मेल्स। तो ये सब चैलेंजेस थ्रू आउट हर लाइफ शी हैज़ टू फेस, वो उसको करना पड़ता है। और इसके लिए जो मेरा ख्याल है कि हम फिर कैटेगराइज़ करते हैं ख़वातीन को कि इनको क्या प्रॉब्लम है और फिर उसके अकॉर्डिंगली हम उसको एड्रेस करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आप माशाल्लाह इतनी एक्सपर्ट क्लिनिशियन हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं और ऑब्स्टेट्रिशियन भी हैं, तो ज़चगी के मसाइल आपके सामने आते होंगे और अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि ड्यू टू एनी कॉम्प्लिकेशन ख़ातून की दौरान ज़चगी डिलीवरी के वक्त उसकी डेथ हो जाती है, जिसे हम मैटरनल मोर्टेलिटी कहते हैं। जी बिल्कुल। तो पाकिस्तान में ये तनासुब कितना आपके ख़्याल के अंदर है कि मतलब कितना उसके अदाद-ओ-शुमार क्या कहते हैं कि कितनी ख़वातीन मौत का शिकार हो जाती हैं ज़चगी की वजूहात की वजह से, और दुनिया में क्या तनासुब है और हम कहाँ खड़े हैं, इस पे ज़रा रोशनी डालिएगा। जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है ना, मैं कैटेगराइज़ करूँगी कि पाकिस्तान में पहले इनिशियली था 387 पर 100,000, मतलब कि थोड़ा ज़्यादा था। पाकिस्तान में वो ये है कि
आहिस्ता आहिस्ता हमारी गवर्नमेंट ने कुछ इसके सिलसिले में इकदाम किए हैं और उन्होंने न्यूनेटल और मैटरनल हेल्थ सिस्टम के ऊपर उन्होंने कुछ प्रोग्राम्स किए हैं, जिसके अकॉर्डिंगली मैं आपको मतलब डिफरेंट कैटेगरीज बनाई गई हैं। इसमें इस तरह से कि अब थोड़ा सा वो डिक्लाइन कर रहा है, थोड़ा सा है, लेकिन अभी भी 187 आइमर्स से कि है पर 100,000। और हमारा ये टारगेट है हुकूमत का कि सन 2030 तक इसको तकरीबन 70% तक ले आए। थोड़ा सा 70% तो नहीं कहूँगी, 70 की फिगर तक 70 की फिगर तक आ जाए, 70 बाय 100,000 तक आ जाए। और दुनिया के अकॉर्डिंगली ज़ाहिर है फिर भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा होता है, और हमारा मुल्क जो है अनलकीली जो है अभी भी हम बहुत आगे स्टैंड नहीं करते, बहुत पीछे हैं। तो वी आर स्टिल जो है स्ट्राइविंग एंड थ्राइविंग हार्ड एंड हार्ड। तो और आज की तारीख में 187 पर 100,000 पॉपुलेशन, इट मीन्स कि अगर पूरे मुल्क में नाज़रीन अगर 1 लाख डिलीवरीज होती हैं तो उनके नतीजे में 187 खवातीन जो हैं उनकी कॉम्प्लिकेशन की वजह से उनकी दौरान ज़िंदगी उनकी डेथ हो जाती है, या उसकी कोई कॉम्प्लिकेशन की वजह से, खाली इसकी वजह से मतलब जाती है। अच्छा मैम, अब पूछते हैं कि हमारे यहाँ पर आपको पता है जो कल्चरल और सोशल टैबूज़ हैं, माशरती रवैये बड़े डिफरेंट हैं दूसरी दुनिया की निस्बत, और अर्ली मैरिज के ऊपर, कम उम्री की शादी के ऊपर बहुत ज़्यादा ख़ास तौर पे गांव देहातों में बहुत ज़्यादा फोकस किया रहता है जी। कई जगहों के ऊपर तो 12-13 साल की उम्र में लड़की की शादी कर दी जाती है। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगी कि अर्ली मैरिज के क्या नुकसानात हो सकते हैं? डॉक्टर साहब 18 साल से पहले अगर एग्जैक्टली डॉक्टर साहब, असल में ना जिस तरह से बच्ची जो है ना, एक जो लड़की है वो सेहतमंद, आप 18 साल से पहले तो ज़ाहिर है वो नहीं, अडल्ट हम नहीं कहते कि अडल्ट लाइफ स्टार्ट, उससे पहले भी अनलकीली ये है कि हमारे देहात में शादी हो जाती है, अर्ली मैरिजेस हो जाती हैं, और उसकी वजह से अर्ली प्रेगनेंसी और फिर बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। ज़ाहिर है उसका, औरत का सही तरीके से उसका पूरा का पूरा निज़ाम रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं बना होता, ना उसकी बोन्स इतनी स्ट्रॉन्ग हुई होती हैं, ना उसकी डाइट उतनी अच्छी हुई होती है, ना एक तो वो बेचारी अपनी एजुकेशन छोड़ चुकी होती है अगर वो पढ़ रही होती है किसी तरीके से, और उसके घर पे और उसके सर पे बहुत से प्रेशर पड़ जाते हैं। एक खाली अपना प्रेशर तो होता है, फिर आने वाले ज़ाहिर है प्रेगनेंसी का प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है, फिर जिस फैमिली में उसकी शादी होती है वो प्रेशर और वो सेटअप्स उसके स्टार्ट हो जाते हैं कि उसने वो भी करना है। ऐसी कंडीशन में उसकी मतलब अपनी सेहत तो ख़राब होती ही होती है, लेकिन उसके नतीजे में जो आगे वो चीज़ें फेस करती है, जैसे अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो अर्ली ट्राइमेस्टर में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर मिसकैरेजेस वगैरह, रिकरेंट एब्रॉर्शंस जिसे हम कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि मिसकैरेजेस, हमल ज़ाया हो जाते हैं, और अगर थोड़ी सी प्रेगनेंसी आगे एडवांस कर जाती है तो उसमें अपनी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है कि एनीमिया डेवलप हो सकता है। ऐसी कम उम्री की शादी में प्री एक्लैम्शिया हम कहते हैं, हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर ज़्यादा हो जाते हैं, फिट्स पड़ सकते हैं, ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और इसके अलावा अगर बच्चे की तरफ जाएं तो प्री टर्म लेबर में बच्चे चले जाते हैं, उनमें वक्त से पहले डिलीवरी हो जाना, पूरी तरह से ग्रोथ रिस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं, IUGR जिसे हम कहते हैं, स्टिल बर्थ भी हो सकती है डॉक्टर, स्टिल बर्थ एग्जैक्टली, क्योंकि वो औरत का सिस्टम सही नहीं बना होता, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर और स्टिल बर्थ और ये सब बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ज़ाहिर ऑपरेशन के भी तादाद फिर वो बढ़ जाती है, उनका रेफरल सिस्टम, बहुत मसले मसाइल हो जाते हैं। तो ये सादा अल्फाज में अगर हम इसको नाज़रीन को अगर एक नसीहत करना चाहें वो ये है कि कम से कम 18 साल की उम्र तक एग्जैक्टली वो थोड़ा सा उसके बाद जो है, ताकि वो जहनी और जिस्मानी तौर पर मैच्योर तो हो चुकी है ना। वो खाली, और पर देखें कि जो वक्त से पहले शादियां होती हैं, अब देखा गया उनमें डिप्रेशन और एंजाइटी ये जैसे अवामिल भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। वो अपने घर के सोशल प्रेशर और ये टेंशन और स्ट्रेस तो होते ही है। हमारे यहाँ की ख़वातीन, मतलब मैं कहूँगी जो भी है, मतलब स्ट्रेस और टेंशन, एंजाइटी ये बहुत ज़्यादा देखा गया है। शहरों में डॉक्टर साहब अब रुझान थोड़ा सा चेंज हुआ है कि अब लोग यूनिवर्सिटी गोइंग लड़की है तो वो 22, 23, 24 साल की उम्र तक एजुकेशन हासिल करते हैं और उसके बाद शादी होती है। शहरों में थोड़ा बेहतर हुआ है, लेकिन अभी भी देही इलाकों में और कुछ हमारे एरियाज़ हैं, कुछ प्रोविंसेस कुछ में है। इस एज ग्रुप में अगर हम देखें, मतलब 22 से 25 साल बड़ी आइडियल एज है शादी के लिए। बिल्कुल जी, उसमें तो वो ये होता है, उसमें भी हमने देखा है डॉक्टर साहबा कि ख़वातीन को, जैसे आपने प्री एक्लैम्शिया का जिक्र किया कि ब्लड प्रेशर का आर्जा लाहक हो जाता है प्रेगनेंसी के दौरान जी। तो क्या ये मुश्किल टाइप का ब्लड प्रेशर होता है या ये डिलीवरी के बाद ठीक भी हो जाता है? इस पर ज़रा वजाहत फरमाइएगा। प्री एक्लैम्शिया बेसिकली कहा जाता है कि ब्लड प्रेशर प्रेगनेंसी के दौरान होता है, वो हमल के 20वें हफ्ते के बाद, अगर 20 वीक्स हो चुके या 5वां महीना गुजर चुका है, उसके बाद ब्लड प्रेशर अगर हाई होना शुरू हो जाता है और उसके साथ में अगर यूरिन में प्रोटीन्स की मिकदार आना शुरू हो जाए तो फिर हम उस कंडीशन को प्री एक्लैम्शिया कहते हैं। उसमें ब्लड प्रेशर बहुत हाई होता है, यूरिन में प्रोटीन आना शुरू हो जाते हैं, किडनीज उस टाइम पे प्रॉपरली काम नहीं कर रहे होते, और उसके नतीजे में प्री एक्लैम्शिया तो एक्लैम्शिया और आगे बड़ी सवियर और कहते हैं ख़तरनाक मतलब कंडीशंस तक जा सकता है। और ये ज़्यादातर उन लड़कियों में देखा गया है जिनकी वही बात है कि वक्त से पहले शादी हो जाए, अर्ली प्रेगनेंसीज़ होती हैं, प्राइमीज़ होती हैं,
और जिनकी मल्टीपल प्रेगनेंसीज होती हैं, ये उनकी ज़ाहिर है जिनके जुड़वा बच्चे पैदा हो रहे हैं उस तरीके से, उनमें ये ज़्यादा देखा गया है। तो वो उसको फिर उसको हम मैनेज करते हैं। और ज़ाहिर है उसमें न्यूट्रिशन का भी बहुत मेन रोल है, कैल्शियम है, एस्प्रिन है, लोप्रिन वगैरह, वो सब चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें मतलब देखनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, आज हम एक तरक्की पजीर मुल्क हैं और यहाँ पर आपको पता है इक़्तिसादियात का भी बहुत बड़ा इशू है। जी जी। और ख़वातीन में आमतौर पर पेरेंट्स का भी अनफॉर्चुनेटली माइंडसेट ये होता है कि लड़कों को ज़्यादा क्वांटिटेटिव और क्वालिटी की खुराक देते हैं कंपेयर टू गर्ल्स। ये अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ अ हार्श रियलिटी इन पाकिस्तान, ख़ास तौर पर देहातों के अंदर, कि जी लड़का है तो इसने आगे चल के ज़िंदगी में आगे पूरा घर संभालना है तो इसको ज़्यादा नरिशमेंट की ज़रूरत है। जबकि बात उससे फ़र्क होती है ना, बात उससे फ़र्क है कि ज़्यादा न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट लड़की की होती है, वो तो अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाता। तो किस किस्म की ग़िज़ाई किल्लत और उसके असरात, ख़ास तौर पे विटामिन्स, आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी, कौन कौन से जो मिनरल्स हैं या विटामिन्स हैं या एलिमेंट्स हैं जिनकी कमी का सामना करना पड़ता है ख़वातीन को? जो मेन कमी है वो तो हमारे यहाँ मतलब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, वो तो शायद 70% मेरे प्रोग्राम में प्रोफेसर रिजवाना ने भी फिगर बताया, 70% ख़वातीन को जो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। इसके अलावा जो दूसरे आ जाते हैं, फोलेट डेफिशिएंसी है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आ जाते हैं, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, ये सब चीज़ें भी बहुत ज़रूरी होती हैं। ज़ाहिर है ना उनकी बोन डेंसिटी मिनरल्स वगैरह जो है उस पर असरअंदाज होते हैं। आपकी बॉडी का क़ुव्वत मुदाफ़ियत का जो निज़ाम होता है, इम्यूनिटी सिस्टम, इम्यून सिस्टम को जिंक जो है उस पर उसका रोल होता है। और मैग्नीशियम का जिस तरह से आप कहें कि आपकी जो न्यूरो डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन है उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। हम औरतों को चाहिए, ज़ाहिर है मैं तो समझती हूँ कि माओं को ही चाहिए कि अपनी जो बच्चियाँ हैं उनको आगे इस तरीके से बैलेंस डाइट दें, खाली ना सिर्फ अपने बेटों को बल्कि अपनी बेटियों को भी उसी तरीके से उसी मुताबिक बैलेंस डाइट दें, ताकि उन्होंने आगे एक पूरी की पूरी ख़ानदान को उन्होंने बनाना है। उन्होंने बनाना होता है, एक माँ ने हर चीज़ चलानी होती है, ना सिर्फ घर के अंदर, घर के बाहर भी काम करना होता है। तो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मैंने चूँकि 97 में हाउस जॉब की तो उस वक्त मैंने गायनी में काम तो नहीं किया। अच्छा। लेकिन आई एम अवेयर कि हमारे मुल्क में पिछले 3 दहाइयों से पूरी दुनिया में जो प्रेगनेंसी के दौरान आयरन सप्लीमेंट्स बड़ी कामयाबी से उस वक्त भी इस्तेमाल होते थे, अब भी दिए जाते हैं। बिकॉज कि उस वक्त भी ये प्रॉब्लम था, आज भी प्रॉब्लम है। लाइकवाइज कैल्शियम और विटामिन डी डेफिशिएंसी के लिए भी अद्वियात मौजूद हैं। तो ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, इसके लिए भी कोई अच्छे सप्लीमेंट्स आज की तारीख़ में हमारे पास मौजूद हैं जो हम दे सकें ख़वातीन को और उनकी वो कमी हम पूरी कर सकें? जी बिल्कुल, अच्छे सप्लीमेंट्स हैं और उनमें क्योंकि कैल्शियम और जैसे मैंने आपको बताया कि जिंक और मैग्नीशियम जो हैं वो इम्यूनिटी के लिए और इन सब चीज़ों के लिए, न्यूरो डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो हमारे पास हैं ये मैकावेट है, जिस तरह से इनकी प्रोडक्ट है शायगान वालों की, तो ये अच्छी है। और भी बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिसके अंदर ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उन्होंने होते हैं, ऐड किए होते हैं, और वो देने चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और इवन कि मैं कहती हूँ कि प्री कंसेप्चुअल फेज़ में भी दे देने चाहिए। यानी कि आपके अभी प्रेग्नेंट नहीं हुई है, शादी हुई है, तो हम उसको फॉलिक एसिड अमूमन हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं, फॉलिक एसिड देते हैं और कैल्शियम और जिंक ज़रूर ऐड करते हैं पेशेंट को। और उसके बाद जब कंसीव कर लेती है तो फिर हम उनको ये सब चीज़ें बिल्कुल ऐड करते हैं। और ये अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो चले हो गई प्रेगनेंसी की बात था कि प्रेगनेंसी में तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है कि जच्चा और बच्चा दोनों की सेहत और सलामती के लिए ज़रूरी है कि ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स दिए जाएँ। अगर एक लड़की है जो अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल उसको जस्ट स्टार्ट हुआ है, माहवारी का निज़ाम अभी स्टार्ट ही हुआ है 13-14 साल की उम्र में, और उस वक्त इसके अंदर ये डेफिशिएंसीज़ हैं, तो क्या उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी या माहवारी के निज़ाम को भी मुतासर करती है? जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल मैं इस पर बताऊँगी कि जो आयरन डेफिशिएंसी है या जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है, उसकी वजह से मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ बहुत कॉमन हो गई हैं। और हमारी डाइटरी हैबिट्स इस तरह की हो चुकी हैं, जैसे अब शहरी इलाकों की बात की थी, वहाँ पे तो डाइटरी हैबिट्स बिल्कुल ही चेंज हो चुकी हैं। लेकिन अब देही इलाकों में चूँकि उनकी डाइट अच्छी नहीं होती है, तो वो उनके पीरियड्स का कम आना, इरेगुलर हो जाना, दर्द होना, डिस्मेनोरिया जिसे हम कहते हैं, और इसके अलावा इन्फेक्शंस और ये सब चीज़ें, क्योंकि लड़कियां कमज़ोर होती हैं, वो सही तरीके से बैटल नहीं कर सकती हैं अपनी जो भी इन्फेक्शंस होती हैं, जो भी छोटी सी बीमारी भी होती है, नज़ला ज़ुकाम बुखार, उसको भी दे कांट मतलब उसको भी सही तरीके से उसके अगेंस्ट फाइट नहीं कर सकती। यानी कि फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस भी होती हैं, इन्फेक्शंस, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, ओलिगोमेनोरिया जिसे कम आ रही है या ज़्यादा आ रही है या इरेगुलर आ रही है, एग्जैक्टली, या पेनफुल है, डिस्मेनोरिया, तो ये तमाम मसाइल भी उसके साथ जुड़ जाते हैं। तो वो एक खाली उसके साथ मतलब बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है उसके हाथ से ना, और बैलेंस जो है सप्लीमेंट्स और इन सब के
के लिए भी बहुत ज़रूरी है, सब चीज़ों के लिए। जी नाज़रीन, डॉक्टर मोना कंवल से बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू जारी रहेगी। यहाँ वक्त हुआ है छोटे से वक्फे का। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम डॉक्टर मोना कंवल से पूछेंगे कि डॉक्टर साहबा, एक ख़ातून आपके पास प्रेग्नेंट होकर आती है तो दौरान हमल देखिए न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ या जो ग़िज़ाई किल्लत की वजह से जो उसके असरात हैं वो हमने तफसीलन वक्फे से पहले डिस्कस कर दिए। जनरली कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो डिलीवरी तक आपके मुशाहिदे में आती हैं ख़वातीन के अंदर? जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स हैं ड्यूरिंग थ्रू आउट द प्रेगनेंसी जो आती हैं स्टार्ट में, वो जैसे कि है कि अभी हमने डिस्कस किया था, हाइपरटेंशन है, गेस्टेशनल हाइपरटेंशन है, गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस है। इसके अलावा जो है अनीमिया इन प्रेगनेंसी बहुत कॉमन है इस एरिया में, और एज अ रिज़ल्ट ऑफ विच प्री टर्म लेबर है, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन है, और इस तरह की ओलिगो पॉलीहाइड्रोएमनियोस काफ़ी मसाइल हो सकते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो कि अगर पेशेंट को पहले से कोई ना कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, अगर उसको पहले से डायबिटीज़ है या थायराइड की प्रॉब्लम है या एपिलेप्सी का किसी का शिकार है, तो वो चीज़ें एग्रवेट कर जाती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और हमें फिर उसको उसके मुताबिक देखना पड़ता है। और इस तरह से है कि इस चीज़ के लिए हम फिर ये करते हैं कि इन पेचीदगियों को हल के लिए हम पेशेंट्स को कहते हैं कि आपने रूटीन अपना एंटीनेटल चेकअप ज़रूर करवाना है। मेरा यही पैगाम होगा सबके लिए कि जैसे ही किसी भी औरत को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है, तो शी शुड इमीडिएटली कम एंड विज़िट द हॉस्पिटल, अपना एंटीनेटल चेकअप अपना स्टार्ट करें। और उसमें जो है अल्ट्रासाउंड सर्विलेंस जो है बहुत मेन रोल प्ले करता है, क्योंकि हम जो बुकिंग का अल्ट्रासाउंड है उससे हमें पता चल जाता है कि आगे प्रेगनेंसी के क्या डेट्स वगैरह हैं। बेसिकली गायनोकोलॉजिस्ट को भी हेल्प आउट हो जाती है, पेशेंट के लिए भी अच्छा होता है। और उसके साथ फिर हम पेशेंट के सारे रूटीन के टेस्ट करवाते हैं, वो सब चीज़ें होती हैं। मतलब अगर डायबिटीज़ उसकी फैमिली में हिस्ट्री है, कोई डायबिटीज़ की या हाइपरटेंशन की या कोई और रिस्क फैक्टर्स की, कोई जेनेटिकल एनोमलीज़ की हिस्ट्री है, कोई ट्यूबरक्लोसिस है, अस्थमा है, तो फिर हम उसके लिए साथ साथ स्क्रीनिंग करते हैं। उसमें OGTT का टेस्ट होता है। हाइपरटेंशन के लिए हम यूरिया क्रिएटिनिन, किडनीज़ के टेस्ट वगैरह करवाते हैं, ये देखने के लिए। यानी कि सारी चीज़ें हम वक्त से पहले ही इनकी स्क्रीनिंग कर लेते हैं। बिल्कुल, स्क्रीनिंग, ये ताकि प्रेगनेंसी के दौरान कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। इसीलिए कहा जाता है कि जैसे ही प्रेगनेंसी का उसको पता चले कि प्रेग्नेंट है, तो वो अपना जो फर्स्ट एंटीनेटल चेकअप होता है शुरू के 3 महीनों में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसमें ये सब चीज़ों की स्क्रीनिंग अगर हो जाए टाइम से, तो आगे के 6 माह थोड़े आराम से गुजर जाते हैं, उसके अपने भी और डॉक्टर के लिए भी, वो उसको सही तरीके से मैनेज कर सकती है। लेकिन हमारे यहाँ ये होता है कि डिलेड लोग आते हैं, मतलब 5वें महीने में, 8वें महीने में आ रहे होते हैं लोग बुकिंग के लिए, कि हमने 6-7 महीने ऐसे ही गुजार दिए। फिर कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, फिर हमें पता नहीं चलता। वो अचानक से कोई पेशेंट, कभी कभार तो पेशेंट आता है क्लिनिक में, वो फर्स्ट टाइम कॉम्प्लिकेशन के साथ, उसके लिए हमारे लिए भी मसला, उसके लिए मसला बना होता है। तो वो अगर पहले से पता हो तो वो चीज़ों की स्क्रीनिंग शुरू में हो जाती है, और फिर हम हर ट्राइमेस्टर वाइज फिर हम उनकी स्क्रीनिंग करते रहते हैं, तो ये चीज़ अच्छी रहती है। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ी बात हम अब वैक्सीनेशन के ऊपर भी कर लेते हैं। एक तो हमारा EPA प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें हर पैदा होने वाले बच्चे को गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल मुफ्त तमाम जो इन्फेक्शस डिजीज़ हैं इंक्लूडिंग पोलियो, वो वैक्सीनेशन उनकी करवाई जाती हैं। जी जी। लेकिन कुछ ऐसी भी बीमारियां हैं जिनकी वैक्सीन हमारे EPA में प्रोग्राम में शामिल नहीं है, तो ख़वातीन को कौन कौन सी ऐसी वैक्सीन हैं जो उनको गर्लहुड के अंदर ही लगवा लेनी चाहिए, जो कि बाद की ज़िंदगी में उनके ऊपर असरअंदाज हो सकती हैं? इसमें जो मेन वैक्सीन है वो है, मैं उसका नाम लूँगी, रूबेला है। रूबेला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रूबेला जो है सून आफ्टर प्यूबर्टी जो है हर बच्ची को लगवा देनी चाहिए, क्योंकि रूबेला और वेरिसेला दूसरी आ जाती है। ये अगर एग्जैक्टली चिकन पॉक्स, तो ये दोनों अगर वैक्सीन चिकन पॉक्स और रूबेला की लगा दी जाए तो बहुत से मसाइल से बच जाती हैं लड़कियां। वरना रिपीटेड रिकरेंट मिसकैरेजेस हो जाना, फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंजेनिटल एब्नॉर्मेलिटीज़, ये चीज़ें बच्चियों प्रॉब्लम हो जाती है। मिस्ड अबॉर्शन बड़ा आजकल मतलब देखा जा रहा है, कज़न मैरिजेस में तो चले होता ही होता है, लेकिन ये चीज़ें रूबेला और ये जो वैक्सीन अगर नहीं लगी हो बच्ची को, तो ये बड़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। मैं सिर्फ ये कहूँगी कि ना सिर्फ रूबेला और चिकन पॉक्स की वैक्सीन है, इसके अलावा हेपेटाइटिस B की वैक्सीन भी जो है, जो कि उस तरीके से मुकम्मल तौर पे EPI में भी शामिल नहीं है, उसकी भी वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। इसके अलावा इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन है जो कि हम लगवा सकते हैं, वो तो सीजनल होती है। एग्जैक्टली, वो हम लगवा सकते हैं। मैं वही बता रही हूँ कि हम लगा सकते हैं, लेकिन 2 जो मेन चीज़ें हैं वो लगवा लेनी चाहिए। हेपेटाइटिस E भी डॉक्टर साहब बड़ी थ्रेट बनती जा रही है, क्योंकि फूड बॉर्न डिजीज़ है, वाटर बॉर्न डिजीज़ है। जी जी। तो मेरे जानने वाले एक दोस्त थे, उनकी यंग वाइफ की डेथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कराची में, उनको हेपेटाइटिस E की इन्फेक्शन हुई एंड शी कुडंट सर्वाइव, डेथ हो गई थी उनकी। बस वो ऐसे अनलकीली उसकी तो उस तरीके से अभी वैक्सीन हमारे पास इतनी डेवलप नहीं हुई है
कि हम उसकी वो लगवा सकें, लेकिन ये कि जो अवेलेबल है हेपेटाइटिस बी आप उसको लगवा लें ताकि थोड़े चलें उससे थोड़ा सा हो जाए। हेपेटाइटिस ई वाकई में बहुत लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है और उसमें मैं कहती हूँ सर्वाइवल रेट बहुत ही लो होता है। इसके अलावा मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि आजकल हमारा जैसे नेक्स्ट मंथ में 15 से 27 सितंबर तक सर्वाइकल कैंसर प्रोग्राम भी चलने वाला है। पेपिलोमा वायरस की वैक्सीन भी बिल्कुल तो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की जो वैक्सीन है सर्वरिक्स है या वो भी अब लगा लेनी चाहिए। वो हम कहते हैं कि आप ड्यूरिंग अपनी रिप्रोडक्टिव लाइफ में आप कभी भी लगवा सकती हैं और वो ज़रूर लगवानी चाहिए। वो इतनी महंगी भी नहीं रही, शुरू में मतलब 27-28 तक थी, अब थोड़ी सी गवर्नमेंट तो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है। Exactly, तो अब तो लाजमन नाजरीन अपनी जो बच्चियां हैं उनको लाजमन सितंबर के महीने में ये कैंपेन लॉन्च हो रही है। हाँ जी, 17 जिसमें सर्वाइकल कैंसर या जो यूट्रस का जो कैंसर है उसके ख़िलाफ़ ये वैक्सीन होगी और ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन इसको कहते हैं। तो लाजमन अपनी बच्चियों को ये वैक्सीन अहम वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली पॉपुलेशन एक्सप्लोजन वो तो खैर है ही है, बहुत ज़्यादा आबादी बढ़ती जा रही है अनफॉर्चुनेटली। तो ये जो क्विक सक्सेशन से प्रेगनेंसीज हो रही होती हैं कि हर मतलब 5 साल शादी को हुए हैं और 3 बच्चे हुए हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगी? कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए प्रेगनेंसीज के दौरान? फैमिली स्पेसिंग या फैमिली प्लानिंग तो मैं कहती हूँ एक पाकिस्तान का, बल्कि जितनी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनका बहुत बड़ा मेजर एक क्या कहेंगे एक हर्डल ही रहा है, क्योंकि हम लोग मना कर रहे होते हैं कि आप थोड़ी सी स्पेसिंग करें, लेकिन लोग मतलब उस लिहाज से सुनते नहीं हैं। फैमिली स्पेसिंग जो है आइडियली जो है अकॉर्डिंग टू WHO कहा जाता है कि कम से कम 2 साल का गैप होना चाहिए 2 बच्चों के दरमियान में ना, उनको दरमियान में रखना चाहिए। और फैमिली स्पेसिंग या फैमिली प्लानिंग के तो बहुत से मेथड्स हैं जिनको हम कर सकते हैं, जिसमें हमारे मेडिकल एक तो कैलेंडर मेथड होता है, जैसे सिंपल आप कर लें। मेडिकल मेथड्स हैं जिसमें हार्मोनल मेथड्स आ जाते हैं और सर्जिकल मेथड्स आ जाते हैं, खैर वो तो परमानेंट होते हैं वो। और मेरा है तो कि मेरा ख्याल है फैमिली कंप्लीट हो चुकी वो उनके लिए होता है, लेकिन ये कि हार्मोनल मेथड जो हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट और एज अ कपल जो है वो काउंसलिंग करनी चाहिए, दोनों की होनी चाहिए। क्योंकि अगर फैमिली स्पेसिंग नहीं होगी तो वही बात आ जाती है कि माँ की सेहत उस हद तक नहीं पहुँच सकती और उस पर पैर दर पे जो है आप कहें कि प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशन मतलब उसके प्रेशर है, सोशल बर्डन है, और फिर उसके बाद और इसी तरीके से जितनी दफ़ा वो प्रेग्नेंट होती जाती है उतनी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जाती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एंटीनेटल और पोस्टनेटल में भी पीरियड्स में काफ़ी मतलब हैमरेज वगैरह, एंटीपार्टम पोस्टपार्टम हैमरेज, ये सब प्रॉब्लम्स भी बढ़ती जाती हैं। तो फैमिली स्पेसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसके लिए उनको ज़रूर मिलना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम आते हैं एक प्रेगनेंसी हुई, चलें डिलीवरी भी हो गई अच्छे तरीके से, खुश असलूबी से सारे मामला तय हो गए। उसके बाद स्टेज आती है बच्चे की न्यूट्रिशन की, और पूरी दुनिया में एक कंसेंसस हुआ है कि जो माँ का दूध है दैट इज़ द बेस्ट फॉर द बेबी। तो उसके क्या फ़वाइद हो सकते हैं ब्रेस्ट मिल्क के ओवर द पाउडर्ड मिल्क या जो डब्बे का दूध होता है उसकी अगर हम कंपेयर करें तो माँ के दूध में और उसमें कितना फ़र्क होता है? देखिए, माँ का दूध और डब्बे के दूध का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, मैं ये बात कहूँगी। तो माँ का दूध जो होता है एक तो सेफ़ है, क्लीन है, उसमें बहुत सी एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि बच्चे को मदद करती हैं उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत के निज़ाम को बेहतर बनाने में, उसको बहुत सी एलर्जी से प्रोटेक्ट करती हैं, उसको जैसे बहुत सी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से बचाने में हेल्प करती हैं। जो शुरू में जो माँ बच्चे को दूध पिलाती है उसकी वजह से बच्चे की सेहत बहुत बेहतर हो सकती है। और आमतौर पे ऐसे बच्चे जो माँ के दूध पे पिए होते हैं तो वो बाद में उनको मतलब ये डायबिटीज़ वगैरह और या ओबेसिटी का शिकार भी नहीं होते, मतलब कम देखा गया, और इंटेलिजेंस लेवल भी बहुत अच्छा होता है ऐसे बच्चों का। तो ये बड़ा ज़रूरी है, ना सिर्फ माँ के लिए बल्कि बच्चे के लिए भी। माँ के लिए भी इस तरह से ज़रूरी है कि ज़ाहिर है जिस तरह से भी हम बर्थ स्पेसिंग की बात कर रहे थे, ड्यूरिंग लैक्टेशन जो है बर्थ स्पेसिंग बड़ी अच्छी हो जाती है। एक तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा हुआ है कि माँ अपने बच्चे को 2 साल तक दूध पिलाए, तो उस दौरान में ये है कि नेचुरल बर्थ स्पेसिंग हो जाती है। अगर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है, बिल्कुल अल्लाह ताला ने स्पेस होनी चाहिए, जिससे आपने साइंस ने भी यही कहा, जो आज से 1500 साल पहले भी कह दिया गया कि 2 साल की होनी चाहिए, और आगे से हमें कहा भी गया है कि 2 साल ज़रूर पिलाएं। और अगर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होती है तो मतलब बड़ी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा अभी ख़वातीन के हवाले से बात हो रही है ना कि पहले बच्ची होती है, फिर वो लड़की होती है, फिर शादी होती है, फिर खातून बन जाती है, माँ बन जाती है, और उसके बाद फिर एक एज आती है जब माहवारी ख़त्म होती है और वो मतलब बुज़ुर्ग हो जाती है। तो इस दौरान में हर फेज़ के अंदर अनफॉर्चुनेटली कुछ कैंसर्स ऐसे हैं जो कि उसको अफेक्ट कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि उन पर भी थोड़ी सी बात हो जाए कि कौन कौन से पूरे लाइफ साइकिल में एक खातून के पैदा होने से लेकर मरने तक कौन कौन से कैंसर्स हैं जिनसे वो एक्सपोज्ड है, जिनका ख़तरा लाहक होता है। अच्छा, 2 मेन जो कैंसर्स हैं ख़वातीन में वो बहुत देखे गए हैं, एक तो ब्रेस्ट कैंसर है और एक सर्वाइकल कैंसर है।
जो कि आप कहें कि फ़र्स्ट लाइन ऑफ कैंसर है, जो कि मेजर लाइफ थ्रेटनिंग कैंसर्स हैं। इसके अलावा जो है ओवेरियन कैंसर्स हैं, लंग कैंसर्स हैं, बाकी भी हो सकते हैं, लेकिन ये 2 कैंसर जो हैं ये बहुत देखे गए हैं और काफ़ी ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग है। और इनके लिए स्क्रीनिंग के लिए और इनकी मतलब इनको, और अगर ये अमूमन ऐसा होता है कि कैंसर्स क्यों ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होते हैं, क्योंकि बहुत लेट डायग्नोज होते हैं, हम अपनी हेल्थ को बहुत निगलेक्ट कर रहे होते हैं। चलें, ब्रेस्ट कैंसर की तो अब कैंपेन वगैरह, अवेयरनेस कैंपेन चल रही है। अक्टूबर का महीना पिंक रिबन मंथ इसी अवेयरनेस के लिए मनाया जाता है, और उस पर भी कि अगर इंशाल्लाह प्रोग्राम्स करेंगे इंशाल्लाह जी, क्योंकि वो इसमें इसी तरीके से है कि वो अगर ख़वातीन अपनी खुद ही सेल्फ एग्जामिनेशन के थ्रू दे कैन फाइंड के मतलब कोई उनको कोई किसी लेबॉर्ट्री जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आप खुद से चेक कर सकते हैं कि कोई गिल्टी वगैरह कोई इस तरह की चीज़ तो नहीं बनी हुई, और वो आप सेल्फ एग्जामिनेशन से पता चल सकता है, और वो डेली चेक कर सकती हैं अपने लिए। और ये बड़े, और अगर वो टाइम से डायग्नोज हो जाए तो वो ट्रीटेबल भी है। और अनफॉर्चुनेटली देखें ब्रेस्ट कैंसर की कोई वैक्सीन भी अवेलेबल नहीं है। हाँ, वो बिल्कुल, और वो कुछ जेनेटिक होती हैं उनकी, जैसे जीन्स होते हैं, BRCA1 BRCA2 स्टडीज़ वगैरह होती है, लेकिन वो ज़ाहिर है सबके लिए उसमें पहुँच में भी नहीं है, दस्तरस में भी नहीं है कि हर कोई करवा सके। लेकिन आप सेल्फ एग्जामिनेशन से इसको कंट्रोल किया जा सकता है थोड़ा सा, मतलब आपको पता चल जाता है कि आप, और उसको ट्रीट किया जा सकता है इस हद तक। सर्वाइकल कैंसर का है जिस तरह से कि सर्वाइकल कैंसर का एक मेन जो सिम्टम होता है वो ये होता है कि ऑफेंसिव वजाइनल डिस्चार्ज होता है, बहुत ज़्यादा होता है। और ख़वातीन हमारी जो होती हैं, चूँकि अपनी हाइजीन और डाइट को प्रॉपर नहीं रखा होता, तो वो उसमें उसी लॉ में ही बैठ जाती हैं, या उनको एक टैबू होता है कि उन्होंने या किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना इस कंप्लेंट के लिए ना। तो अगर वो चीज़ है तो उसको भी उनको प्रॉपरली देखना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और उसके लिए पैप स्मेयर की जो है वो है स्क्रीनिंग हम कर सकते हैं, पैप स्मेयर के थ्रू एवरी 3 ईयर्स किया जाता है। और इसके अलावा जो है जैसे अभी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो है वैक्सीन जो है वो टाइमली लगवा ली जाए तो किसी हद तक ये सर्वाइकल कैंसर काफ़ी हद तक जो है इसको कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर जो है बहुत लेट पता चलता है और वो बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग होता है, मतलब ये इट्स अ किलर डिजीज़ है मस से, तो वो चीज़ें देखनी चाहिए। बाकी जो है ओवेरियन कैंसर वो थोड़े से हैं, वो फैमिलियल भी होते हैं, जेनेटिक भी होते हैं, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, उसके थ्रू भी हो सकता है, लेकिन 2 मेन जो कैंसर ख़वातीन में होते हैं वो ये 2 ही होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ बढ़ रहे हैं, और मैं चाहूँगा कि इस वक्त हमारी माएँ, बहनें, नौजवान लड़कियाँ सब प्रोग्राम देख रहे हैं, तो आज के मौजू की मुनासिबत से आप शॉर्ट क्रिस्प क्या उनको टेक होम मैसेज क्या देना चाहेंगी? ओवर टू यू सर। इस तरह से है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है ना सिर्फ औरत के लिए बल्कि सिर्फ उसका फ़िज़िकल वेलनेस का नाम नहीं है, अपनी मेंटल स्टेट और मेंटल साइकोलॉजिकल इमोशनल और सोशल वेलबींग का नाम भी है। तो मेरा तो यही मैसेज है तमाम ख़वातीन से कि अपना ख्याल रखें, बराए मेहरबानी आप अपनी ख़ुद से ज़िम्मेदारी हैं, अपनी ज़िंदगी की, अपनी सेहत की, अपनी फ़ैमिली की, अपनी औलाद की आप पर भारी ज़िम्मेदारी है। तो अपनी ज़रूरतों को पहचानें, अपने आप को जानें, यही वुमेन एम्पावरमेंट है कि बोलना सीखें, और इन द सेंस कि अगर आपको कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर डॉक्टर से रुजू करें, और अपनी और अपनी बच्चियों की बैलेंस डाइट, न्यूट्रिशन का बहुत ख्याल रखें, और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ज़रूर डॉक्टर से रुजू करें। आखिर में मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा डॉक्टर मोना कंवल का कि इतने बिज़ी शेड्यूल में से उन्होंने अपना कीमती वक्त इस प्रोग्राम के लिए निकाला। और नाज़रीन, आपको उम्मीद है कि हमारे पिछले गुज़िश्ता प्रोग्रामों की तरह आज का ये प्रोग्राम भी पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए डॉक्टर आमिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।